मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन 6.1 से लेके हम पढ़ेंगे बच्चों 6.35 तक। ये हमारे पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं। हम इसको 3 से 4 पार्ट में करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। चलिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड ले लिया और उसे सील्ड पैक कर दिया। मैंने सिंपली H2O लिया बच्चों, एग्जाम्पल से लिए H2O ले लिया और यहाँ पर मैंने हीट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने उसे हीट प्रोवाइड कर दिया। ये रहा हमारा कैंडल। ठीक है, ये हमारा कैंडल है और हमने इसे हीट प्रोवाइड कर दिया। डन। जैसे हमने हीट प्रोवाइड किया, क्या चीज चालू हो गया? इवापोरेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। एट अ फिक्स टेम्परेचर तक पढ़ चुके हैं ना हम। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, आपसे क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सडनली इंक्रीज्ड। अब यहां पर अगर आपको किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ानी है तो क्या बढ़ानी है? जगह बढ़ानी है। जगह बढ़ानी है यानी कि हमने इस कंटेनर का साइज कम। लुक एट हियर, उसने मटेरियल कम नहीं किया बच्चों। रिमेंबर, उसने मटेरियल कम नहीं किया है, उसने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ाया है। रिमेंबर, मटेरियल कम नहीं किया है, उसने सब्सटेंस कम नहीं किया है, उसने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। वापस से सील पैक्ड है, यहाँ पर इसने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक, आइए हम इक्विलिब्रियम को 2 मिनट के लिए रीड करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो वाटर वेपर है वो क्या हो रहा है बच्चों? जितना वेपर बन रहा है, जितना वेपर बन रहा है उतना ही कंडेंसेशन भी हो रहा है, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आप लोग को चार्ट बना के समझाया है कि अगर ये वाटर वेपर यहां से यहां तक जा रहा है कंडेंसेशन की तरफ, और कंडेंसेशन जा रहा है वाटर वेपर की तरफ में, यानी कि इक्विलिब्रियम हमको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। मान लो ये वेपर है और ये कंडेंसेशन का जोन है, इक्विलिब्रियम हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब सारी चीजें इक्विलिब्रियम में चल रही, बाहर से कोई भी चीजें आके इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। बाहर से कोई चीज अगर आकर डिस्टर्ब कर रही है तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? ला शटलियर के लॉ पे चले जाएंगे, जहां पर सिर्फ एक ही चीज डिस्टर्ब करती है, केसी को। कौन से? इसको जो यहाँ पर सेटअप हुआ है, केसी को कौन डिस्टर्ब करता है बच्चों? टेम्परेचर, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का। और हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, इनर्ट गैस है, इनका यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चलिए, यहां तक कि आप लोग को समझ में आया हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी भी सब्सटेंस के लिए जगह को बढ़ा दिया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज करना। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज किया बच्चों, पहला चीज आप देखिए कि यहाँ पर कहना चाहिए एरिया के बढ़ने के साथ में मॉलिक्यूल सपोज टू बी यहाँ पे 1 करोड़ था। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी बात ली, यहाँ पर वॉल्यूम 1 करोड़ था। सॉरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो थे वो 1 करोड़ थे। जैसे ये 1 करोड़ को हमने पहले पैक करके रखा था, यानी वो प्रेशर में थे। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसे ढीला किया, यानी मॉलिक्यूल्स को हिलने डुलने घूमने फिरने की जगह मिल गई। क्लियर? जैसे मॉलिक्यूल्स को घूमने फिरने के लिए जगह मिल गई, यानी कि वहां पे क्या चीज अपने आप कम हो गया? वहां पे ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो गया। देयरफॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिल गया घूमने के लिए, यहां वहां फ्रीली मूवमेंट्स के लिए उसको स्पेस मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रखा है बच्चों। इफेक्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इसे आप लोग एमसीक्यूज में लीजिए, और इफेक्ट ऑन कॉलिशन फ्रीक्वेंसी, इसी से रिलेटेड आंसर है। अब क्योंकि यहाँ पर जब प्रेशर था, छोटा सा डब्बा था, प्रेशर था, मॉलिक्यूल्स आपस में बार बार टकरा रहे थे, यानी कि उनका कॉलिशन बढ़ रहा था। यहाँ पर जैसे ही मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिला, कॉलिशन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। आपको फर्स्ट एमसीक्यू तैयार हो गया कि अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं, अगर हम वहां पर वॉल्यूम बढ़ाते हैं या वॉल्यूम कम करते हैं, तो वॉल्यूम कम करने पर कॉलिशन बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ाने पर कॉलिशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा हमारा कहता है कॉन्सेंट्रेशन। आइए देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग अभी से शुरू से पढ़ते आ रहे बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वॉल्यूम, दैट इज इन लीटर। ठीक है, गिवन वॉल्यूम हम लीटर में ले रहे थे। अगर यहाँ पर जगह बढ़ गई बच्चों, देखो मैंने इतनी सी जगह लिया है, इतनी सी जगह पर जो नंबर ऑफ मोल्स थे और जो वॉल्यूम था वो छोटा था, क्योंकि अभी नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स घूमने निकल गए वहां से कुछ। यहाँ पर मान के चलो 100 थे, तो 100 में से 5 थोड़ा सा जगह मिल गया तो घूमने फिरने चले गए, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के नंबर कम हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा।
ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे में वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर्स। यानी कि यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया जो आपके एमसीक्यूज के लिए है। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, हाउ टू रेट्स ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। जैसे हमने जगह बढ़ाया, ठीक है, जैसे हमने जगह बढ़ाया, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन चुके थे उसमें से कुछ जो है इक्विलिब्रियम में कंडेंसेशन में भी चल रहे थे, कुछ वेपर बन रहा था, कुछ कंडेंसेशन चल रहा था। रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और ना होगी, बिकॉज दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ये एक इक्विलिब्रियम है जहां पे रिएक्शन एंड की तरफ कभी नहीं जाती है। क्या होता है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे हैं और वही मॉलिक्यूल्स वापस में वाटर बन रहे हैं, फिर वेपर बन रहा है, फिर वाटर बन रहा है। इक्विलिब्रियम इस तरीके से चलता रहता है। अगर इस समय पे आपसे कोई पूछे कि हमने जगह बढ़ा दिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी बचा है ना, तो पानी क्या बोलेगा, चलो मैं भी वेपर बन जाता हूँ, यानी कि इवापोरेशन का रेट बढ़ गया। इवापोरेशन का रेट बढ़ गया तो वाटर वेपर क्या सोचेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कंडेंसेशन भी होता रहेगा, बट इनिशियली इवापोरेशन बढ़ेगा। इनिशियली बोला है, इनिशियली इवापोरेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ कंडेंसेशन भी होता रहेगा। कब तक, जब तक कि आप न्यू इक्विलिब्रियम को रीच नहीं करते। तो ये सेकंड आंसर हम पढ़ते हैं, दिस इज अवर सेकंड आंसर। until a new equilibrium reach, the evaporation will be increased and condensation will be decreased initially. I am asking initially, not the finally. Okay, because of more space, fewer vapor molecules, heat and liquid surface and showing the rate at which they turned back into the liquid. अब वो क्या करेंगे बच्चों, वो उस रेट की तरफ जाना चालू कर देंगे जहां पर उसको लिक्विड बनना है। Why? Where the vapor density dropped. जहां पर वेपर डेंसिटी ड्रॉप्ड हो गई है, इट मींस अमाउंट ऑफ वेपर पर यूनिट वॉल्यूम बिकेम लेस। ये देखो यहाँ पर मैंने अभी कॉन्सेंट्रेशन को आपको बताया है, अमाउंट ऑफ वेपर पर यूनिट वॉल्यूम बिकेम लेस। उस समय पे इनिशियली में इक्विलिब्रियम बढ़ने लगा। चलिए इसका एक रीजन और एक देखिए, बेहतरीन रीजन है बच्चों, ये बहुत रेयरली टीचर समझाते हैं। दिस शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम। अब दोनों भी क्या कोशिश कर रहे हैं, इवापोरेशन और कंडेंसेशन की, हमको इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। लीडिंग टू अ न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड विद मोर वेपर। इक्विलिब्रियम अब क्योंकि कंडेंसेशन बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम शुरू में बढ़ा, अब कंडेंसेशन बढ़ रहा है, वापस से इवापोरेशन बढ़ने लगेगा। उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम को नए जगह पर जाने के लिए जो कंटेनर है वो क्या बोलता है कि प्रेशर की अब और रिक्वायरमेंट है और थोड़ा सा वेपर का रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बाहर से एडिशनल बोलते हैं। इस वक्त हम एडिशनल नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, मोर वेपर विल बी नीडेड टू फॉर द मोर कंडेंसेशन। और इस समय पे वहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन की रेट बढ़ने चालू हो जाएंगे। चलिए ये समझ में आपको कंडेंसेशन का रेट बढ़ना क्यों चालू होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, वाटर की डिमांड अभी बढ़ रही है इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए, क्योंकि इवापोरेशन बढ़ चुका है। इवापोरेशन बढ़ गया तो पूरे के पूरे वेपर बन के बैठे हुए हैं, तो कंडेंसेशन भी जरूरी है, यानी कि वहां पर बच्चों कंडेंसेशन जरूरी हो जाएगा और धीरे धीरे कंडेंसेशन स्लोली स्टार्ट हो जाएगा और इंक्रीज होना चालू होगा। किस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। इनिशियली में इवापोरेशन बढ़ रहा है। चलिए जैसे ही इक्विलिब्रियम रिस्टोर होता है, चलिए ये रहा इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम रिस्टोर होता है विथ मोर लिक्विड एंड लेस वेपर, इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा, वापस से लिक्विड बनेगा और वेपर लेस होगा, बट द फाइंड वेपर प्रेशर। इस कंडीशन में आप लोगों को समझ में आया, थर्ड का आंसर है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। इक्विलिब्रियम, सबसे पहले इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए बाहर से वाटर वेपर की जरूरत है, बाहर से वाटर वेपर नहीं आ रहा है, वाटर वेपर नहीं आ रहा है, तो जो वाटर वेपर था वो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, कंडेंसेशन बढ़ गया, कंडेंसेशन बढ़ने के समय पे इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया। जैसे इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया, फाइनली उस कंडीशन में प्रेशर जो है वापस से जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें आ गई। जैसे इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, हमारा जो इनिशियल प्रेशर था वो फाइनल प्रेशर बन गया। दैट इज अवर लास्ट आंसर। व्हाट इज द फाइनल वेपर प्रेशर? द फाइनल वेपर प्रेशर इज जस्ट एज द फर्स्ट वेपर प्रेशर। यहाँ पर इतने सारे आंसर्स में अगर हम देखना चाहेंगे ना बच्चों, तो सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। शुरू में डिक्रीज हुआ था, बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ, लास्ट में इक्वल हो गया। क्लियर है? चलिए हम कर रहे हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन।
आई होप आप लोगों ने लिख लिया था। What is the Kc? What is Kc बच्चों? Kc is equilibrium constant. ठीक. What will be the Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration of substance is this? चलिए हम सबसे पहले हमारा इक्वेशन लिखते हैं बच्चों. हमारा इक्वेशन क्या दिया है? पहले मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख देती हूँ. Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मीन्स होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, लिख लीजिए मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बोले तो सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ जाता है लोगों के दिमाग में. प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट. अब आप ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बोल सकते हैं. ठीक है. सेकंड हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट. न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट. ऐसा लगा दीजिए. चलिए, ये रहा हमारा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आइए हमारे पास में जो फॉर्मूला है हम उसको लिख देते हैं बच्चों. दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर थर्ड. दिस इज 2SO2 दैट इज गैस प्लस O2 दैट इज गैस. देखिए यहाँ पे कोई भी हेट्रोजीनस नहीं है बच्चों. अगर कोई हेट्रोजीनस होता ना तो लफड़े वाला काम चालू हो जाता. इट मीन्स हमारा केमिकल कांस्टेंट का सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ही चेंज होना चालू हो जाता था. चलिए यहाँ पर तीनों भी सेम है. गैस 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 दैट इज होमोजीनस इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकंड थिंग हम इसको किसके फॉर्म में लिखते हैं बच्चों? हम इसको लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वॉल्यूम या 1 लीटर वॉल्यूम. तो हम पहले प्रोडक्ट की वैल्यू लिखते हैं बच्चों. और दूसरा चीज ये जो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये हमेशा डिग्री बन के जाता है. सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा. आइए लिखते हैं Kc इक्वल्स टू SO3 गैस फॉर्म. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट से आएगा बच्चों. और सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है वो उसकी डिग्री बन जाएगी. क्लियर है? चलिए नीचे में डिनोमिनेटर लिखिए. यहाँ पर भी सेम टू सेम बच्चों SO2 लिखिए, यहाँ पर गैस फॉर्म लिखिए. और ये रहा हमारा स्क्वायर बॉक्स और हमने लगा दी सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है और मल्टीप्लिकेशंस ही होते हैं क्योंकि O2 अकेला है बच्चों. इसका सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है. चलिए हमको इसकी जो जो गिवन वैल्यूज है हम उसको लिखते हैं. हमको सबसे पहले दिया था SO2. राइट डाउन. यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो हमारा गिवन है आप उसको लिख सकते हैं बीच में कहीं पे अगर आपको जरूरत है तो लिख लीजिए. फोर्थ फिफ्थ में हम लिख देते हैं SO2 इक्वल्स टू SO3 इक्वल्स टू O2 इक्वल्स टू क्या है? SO2. SO2 दिया है 0.60 m. 0.60 m माने मोलर मास. यहाँ पर O2 है दैट इज 0.82. मोलारिटी है ना बच्चों. ठीक है. m है, m लिख देते हैं. ठीक है. now नीचे हमको क्या दे रहा है? 1.90. ये रहा हमारा 1.90 मोलर मास. आइए हम इसको वैल्यूज में रखते हैं. हमारे फॉर्मूला में लिखते हैं इसकी वैल्यूज को सारे को. ये था 1.90 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 0.60 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड. नेक्स्ट वैल्यू कौन था? 0.82. इसकी पावर 1 है, इसको 1 रहने देते. इसको लिख लेते बच्चों 1.90 मल्टीप्लाइड 1.90 अपॉन ये 2 टाइम्स है बच्चों 0.60 मल्टीप्लाइड 0.60 मल्टीप्लाइड 0.82. ठीक है. देखो यहां से देखो ये 2 के बाद डेसिमल है, ये 2 के बाद डेसिमल है. इस डेसिमल से मैंने इस डेसिमल को कैंसिल कर लिया, इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल कर लिया. और ये जो 82 का डेसिमल था ना बच्चों इसको एक काम करती हूँ मैं ऊपर में चढ़ा देती हूँ. ठीक है. यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करना है.
नेक्स्ट स्टेप में काम कर रही हूँ, इस डेसिमल से मैंने इस डेसिमल को उड़ा दिया, इस डेसिमल से मैंने इस डेसिमल को उड़ा दिया, राइट डाउन 190 मल्टीप्लाइड 190 अपॉन 6 6 36 और ये रहा 2 जीरो, मैंने डेसिमल उड़ा दिया था और इसके 2 जीरो को उड़ा के मैंने इसको 100 कर दिया बच्चों और इसको लिख दिया 82, मैंने यहाँ से डेसिमल को उड़ा दिया। ठीक है, क्लियर, मुझे यहाँ इतना सारा चीज मिल गया। आइए कैंसिल करते हैं, जीरो से मैंने इस जीरो को कैंसिल किया, इस जीरो से मैंने इस जीरो को कैंसिल किया। अब मुझे मिल रहा है बच्चों 19 और 19। अभी यहाँ पे डायरेक्ट ही मुझे 36 के साथ में टेबल मिल जा रहा है, 19 2 36। यहाँ पर मुझे 190 मल्टीप्लाइड बाय 190 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड 82 मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम ट्राई करते हैं काटने की। दिस इज 19 1 जा 19 एंड दिस इज 19 2 जा। ठीक है, 19 2 जा 36 और इसको 2 से काट के देखते हैं। 2 5 जा 10। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इसको नहीं काटती क्योंकि मुझे जीरो यूज करने में आसानी होगा, तो मैं इसको काटती हूँ। 2 1 जा 2, ओके, 2 9 जा 18 एंड यहाँ से 1 और 2 5 जा 10, 95। ये मुझे मिल रहा है बच्चों 950 अपॉन 82। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक है, इसको डिवाइड करना ज्यादा इजी है, आ जाइए डिवाइड करते हैं। 980 डिवाइडेड बाय 82, 82 1 जा 82, 6 रिमाइंडर्स हुआ। नाउ आस्क अ डेसिमल एंड बिरिंग अ जीरो। देखो 8 के टेबल में 60 के आसपास हम 5 जा पढ़ के देते हैं या 6 जा पढ़ के देते हैं या 7 जा, हम 7 जा पढ़ के देखते हैं। 7 2 जा 14 कैरीज 1, 8 7 जा 56 प्लस 1 57, therefore 6 9 minus 7 is 2 डेसिमल। ये रहा हमारे पास आंसर बच्चों। हमारा केसी का वैल्यू कितना आ गया, therefore 6 7th स्टेप में लिख दीजिए KC इक्वल्स टू 1.7 और हमको आंसर किस में आना चाहिए बच्चों, आप लोगों ने इसका यूनिट पढ़ा था। ठीक है, चलिए हम रखते हैं। ये रहा हमारे पास में मोल, ये रहा हमारे पास में मोल, ये रहा हमारे पास में मोलारिटी और ये रहा मोलारिटी। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, नीचे में ये बच गया, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, मोलारिटी -1। मोल -1 किस में लिख रहे हैं आप बच्चों, लीटर में लिख रहे हैं, दैट इज योर आंसर, मोल -1 इन अ गिवन लीटर। ठीक है, कंफर्म है ना, आप लोगों को समझा। यूनिट लिखना याद करिए, जाके चेक करिए यूनिट कैसे लिखना है, मेरे सारे एपिसोड्स में तैयार है। आइए हम करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम। 6.3 एट अ सर्टेन टेम्परेचर, लुक एट हियर, टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, टेम्परेचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर, हमको एक चीज दे रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल आयोडीन वेपर। लुक एट हियर, यहाँ पे हमको आयोडीन वेपर दे दिया। ठीक है, कंटेन्स 40% बाय वॉल्यूम, 40% बाय वॉल्यूम बोल दिया, यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो गई बच्चों। यहाँ पर एक टोटल वॉल्यूम है, राइट डाउन, क्या क्या है हमारे पास में, यहाँ पर एक टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 है। ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या बोल दे रहा है, आयोडीन वेपर का वॉल्यूम, आयोडीन वेपर वॉल्यूम कितना है, आयोडीन वेपर वॉल्यूम 40% है, सीधी सी बात है। और आयोडीन वेपर वॉल्यूम बोल दिया और साथ में क्या बोल दे रहा है, यहाँ पर आयोडीन एटम्स और आयोडीन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेगा, क्योंकि ये वेपर के बारे में बात कर रहा है बच्चों। और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका फॉर्मूला ये दे रहा है, क्या दे रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, I2 केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्मूला और देयरफॉर 2I मॉलिक्यूल्स, यानी कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यहाँ पर बच्चों, आयोडीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो गया, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60। लुक एट हियर, हमको एक ही चीज दिया हुआ था 40%, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमको पता चला था और हमने यहाँ पर किसका वॉल्यूम बोलेंगे इसको। चलिए बहुत काम की चीज है, ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज अवर सॉल्यूट एंड दिस इज अवर सॉल्वेंट एंड दिस इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर ये सारी चीजें आई हैं बच्चों, तो साथ में कौन आ गया हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है प्रेशर, और हमको क्या फाइंड करना है इस वक्त,
प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आ जाइए हम पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लिख देते हैं। टू फाइंड पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन that is multiplied by total pressure। ठीक है, अभी आप बताइए मोल फ्रैक्शन किसको बोलते थे बच्चों? हम मोल फ्रैक्शन को बोलते थे सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। कुछ याद आया आप लोग को कैसे फाइंड करते थे? अगर सॉल्यूट ए है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल। टोटल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बी था, सॉल्वेंट बी था, तो ये भी ए प्लस बी होना चाहिए। ए प्लस बी मिलके क्या बनते? सॉल्यूशन बनते। थोड़ा सा याद आया आप लोगों को? सॉल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सॉलिड सॉल्यूशन का था। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था दिस। सॉलिड कौन है हमारे पास में? 40% है, और सॉलिड कौन है? 100। तो आइए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन वेपर फाइंड कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम अपना केपी का फॉर्मूला को रख सके। राइट डाउन पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन वेपर equals to 40 upon 100 multiplied 10 raised to power 5. This is solute and this is solution. ठीक है, क्या आंसर आया बच्चों? आंसर आता है डेसिमल 4 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 5 पास्कल, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो आंसर हमारा पास्कल में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फाइंड करते हैं इसी के साथ में। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन molecules equals to 60 upon 100 multiplied 10 raised to power 5 equals to decimal 6 multiplied 10 raised to power 5 पास्कल। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को समझ गया हमने क्या किया? हमने क्या किया? दोनों का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लिया, ताकि हम अपना केपी का फॉर्मूला को लिख सके। केपी का फॉर्मूला, ओके देखिए, केसी का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है, और नीचे क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये किस कंडीशन में था? केसी, सी फॉर कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या है बच्चों? पी फॉर पार्शियल प्रेशर। तो हमको पार्शियल प्रेशर किसका लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट का। तो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन हो गया बच्चों? हमारे पास प्रोडक्ट कौन बन रहा है? ये बन रहा है आई, और दूसरा चीज इसका रेशो 2 है, सोशियोमेट्रिक रेशो 2 है, तो ये बन गया हमारे पास I2। अब देखिए हमारे पास में रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट है हमारे पास में सिंगल नंबर I2। क्लियर? आप लोगों को समझा क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। चलिए इनके वैल्यूज यहां से हम उठा के यहां पर रख देते हैं। लेट्स राइट इट। ये मिल गया हमको 0.4 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि इसका सोशियोमेट्रिक रेशो 2 है डिग्री फॉर्म में, तो हमने उसको D2 में लिख दिया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है बच्चों, देयरफॉर 0.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 5। थोड़ा सा एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। 0.4 मल्टीप्लाइड 0.4, क्योंकि डिग्री 2 थी बच्चों, 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 5। लुक एट हियर, इससे ये कैंसिल हो गया, ये वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल हो गया। हमारे पास बचता है बच्चों डेसिमल 4 आएगा, 4 4 जा 16 बच्चों, 1.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 6। चलिए 1.6 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, ये डेसिमल हट के यहाँ चला गया बच्चों, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 4 बचा। हमने एक 0 ले लिया, क्योंकि एक डेसिमल ले चुके हैं तो 0 एक बार में हमको एक 0 जरूर मिलता है, देयरफॉर 6 6 36। अब हमको कंटिन्यू 4 मिलना चालू हो गया बच्चों। ठीक है, यानी हमारे पास कौन आ गया? डेसिमल 266 इक्वल्स टू डेसिमल 266 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन ये जो था ऊपर चला गया था डिवाइड करने के लिए, यानी कि ये अब कुछ भी नहीं बचा। चलिए हमको क्या करना बच्चों? हमको इसको बनाना है सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो आइए सिग्निफिकेंट वैल्यू बनाने का एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। आप एक काम करेंगे, जो आपको यहाँ पर
जो यहाँ पर डेसिमल है और आपको डेसिमल को यहाँ पर स्विच करना है ना, तो उतनी जीरो यहाँ पर कम कर देंगे। ट्रिक समझ में आया? अगर आपको डेसिमल को जितने नंबर फॉरवर्ड में लेके जाना है उतने जीरो कम कर देना, और रिवर्स में लेके आना तो उतने जीरो ऐड कर देना। अब क्योंकि मुझे 2 का डेसिमल यहाँ लेके जाना है, यानी यहाँ पर मुझे क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, 2.66 10⁻5 - 1 किया, जिससे मुझे मिला 2.66। बाहर है बच्चों ये, इसको डॉट डाल दीजिए क्योंकि 6 कंटिन्यू मिलने वाला है, देयरफॉर 10⁻4। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पास्कल से पास्कल कैंसिल हो गया था, है ना, तो यहाँ पर यूनिट नहीं मिलना चाहिए। रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। हमको यहाँ पर यूनिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, किसका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे 2 था, यानी कि यहाँ पर कितने बार पास्कल थे, यहाँ पे 2 टाइम्स पास्कल्स थे। इज इट? इससे ये कैंसिल हुआ, यानी कि ये यहाँ पे बचा हुआ है। तो आइए अब आप इसकी यूनिट लिखिए। आप इसकी यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, पास्कल। वेरी सिंपल, है ना। तो इसकी यूनिट होगी पास्कल, क्योंकि यहाँ पर 1 पास्कल बचा था। चलिए, आई होप आप लोग को ये सारा मैथ समझ में आया है। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6.4। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। बच्चों Kc क्या है, Kc है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन बच्चों, है ना, ठीक है। और नीचे में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हाँ, चलिए, और एक चीज याद रखेंगे, अगर सॉलिड और लिक्विड आता है तो बोथ आर ओमिटेड। बस सिंपली हेट्रोजीनस है हमारे पास में इक्विलिब्रियम ये वाला, और उसमें सॉलिड और लिक्विड ओमिटेड है। यहाँ पे आप लोग को लिखना है, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए सॉलिड लिक्विड बोथ आर ओमिटेड। राइट डाउन बच्चों, बोथ आर ओमिटेड। इनको लिखना ही नहीं है, लाना ही नहीं है, वहां पे शो करके हटा देना है। चलिए, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं बच्चों, दैट इज 2NaCl, 2NaCl, एंड दिस इज ए गैस, ठीक है। नाउ दिस इज इक्विलिब्रियम, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, 2NO is a gas plus Cl2 is a gas। आ जाइए, इक्विलिब्रियम लिखते हैं। Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन है, ये प्रोडक्ट है बच्चों। सेकेंड थिंग, यहाँ पर देखो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो इसकी पावर बन जाएगा। दूसरा चीज लिखने के समय एक चीज को याद रखेंगे बच्चों कि इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही होना चाहिए। गैस के लिए आप नॉर्मल ब्रैकेट लेंगे, पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के समय में पार्शियल प्रेशर के लिए आप नॉर्मल ब्रैकेट्स लेंगे, बट कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमको कुछ भी साइन नहीं डालना है। अब क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी तो हमने चढ़ा दी इसकी डिग्री 2। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए डिनोमिनेटर के साथ में, क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट था, तो ये रहा हमारा NaCl, और क्योंकि ये भी गैस है, आप लिखिए, जरूर लिखिए बाजू में गैस को, वो जरूरी है बच्चों। इसको भी ब्रैकेट डालिए। यहाँ पे सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, इसकी डिग्री चढ़ गई 2। क्लियर? ये रहा आपका आंसर। इससे ज्यादा आपको इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए, सेकेंड वाला करते हैं। क्योंकि सभी गैस था बच्चों, तो कोई भी ओमिटेड नहीं था। सेकेंड है 2CuNO3, 2Cu ब्रैकेट NO3 twice solid equilibrium CuO, 2CuO is a solid plus 4NO2 is a gas plus O2 is a gas। ठीक है, पहली चीज ये ओमिटेड है,
दूसरी चीज ये ओमिटेड है, बट हम केसी की वैल्यू लिखने के बाद उसको वोमिट करेंगे, हटा देंगे वहां से, ओमिट करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए हम लिखते हैं बच्चों केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट लिख लीजिए, CuO, दिस इज सॉलिड बच्चों, और इसका कोएफिशिएंट रेशियो जो कि इसकी डिग्री बन गया। नेक्स्ट है NO2, ये गैस है, यानी इसका कोएफिशिएंट डिग्री 4 इसके ऊपर चढ़ गया, डिग्री पे चढ़ गया, देयरफॉर दिस इज गैस। ठीक है, नाउ नीचे लिख दीजिए 2, सॉरी ये ऊपर कैरी पे जाएगा, डिग्री में जाएगा, CuNO3 ट्वाइस सॉलिड, और ऊपर में चढ़ा गया कोएफिशिएंट डिग्री। राइट डाउन, यहाँ पे लिख दीजिए एस CuOS and CuNO3 2S are solid, they are omitted. Hence Kc equals to, ये नहीं लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे, ये आपका आंसर रहेगा। राइट डाउन, NO2 गैस फॉर्म लिखिए, उसका स्क्वायर ब्रैकेट डालिए, और ये रहा आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन इसमें का हम करते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? CH3COO CH3COO C2H5 aqueous solution. Look at here, liquid और aqueous both are different. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों H2O एंड H2O इज ए लिक्विड, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे ओमिट होने वाला है। आपका इक्विलिब्रियम रेशियो बनाइए, और ये हो गया CH3COOH। बच्चों मैं जनरली फॉर्मूला इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चे हेड डाउन करके लिखते हैं ना, तो नाम बोल दो तो उनके साथ में थोड़ा सा होने लगता है, फिर बार बार बेचारे मुंह पर सिर उठा के देखने लगते टीचर ने क्या लिखी है ऐसे करके। ये रहा एक्वस, एक्वस लेंगे, एक्वस लेंगे, एक्वस लेंगे, इसको ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, ठीक, चलिए अभी इसको शुरू में ही हटा देती हूँ बच्चों। अब हमने लिख लिया KC इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट CH3COOH, ब्रैकेट फॉर्म में है, ब्रैकेट लिख दीजिए, एक्वस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और ये रहा C2H5OH, एक्वस फॉर्म में है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। नाउ ये इसको लिख दीजिए CH3COO C2H5 इन स्क्वायर ब्रैकेट। किसी के पास भी सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिग्रीज नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे लिख दो H2O is a liquid, hence it is omitted, and hence it is omitted. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर Fa plus 3 ion, Fa plus 3 ion, Fe plus 3 ions. This is aqueous solution बच्चों, ठीक है, plus 3OH minus ions. This is also aqueous solution बच्चों. This is our equilibrium sign, and FeOH. FeOH is a solid. FeOH thrice is a solid. Look at here, इसको हम लिखते ही नहीं है, इसको हम ओमिट में डाल देते, और क्योंकि हमको मालूम है रिएक्टेंट है, यानी कि कहाँ पर रहेगा, डेनोमिनेटर में रहेगा, तो हमने क्या लिखा बच्चों, KC इक्वल्स टू 1 अपॉन, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है वहां पे यूनिवर्सली 1 रहना ही है, याद रखिए, Fe। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देती हूँ, चलो FeOH थ्राइस, ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा बच्चों, और ये हो गया सॉलिड, और ये हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म। क्योंकि हम किसी भी नंबर को यूनिवर्सली 1 का क्या कहना चाहिए, हम उसको यूनिवर्सली 1 का प्रोडक्ट मानते हैं।
है ना। 1 को हम प्राइम नंबर मानते हैं और प्राइम नंबर 1 नंबर ऐसा है कि जो कहीं पे भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड हो सकता है इफ रिक्वायर्ड, कहीं पर भी लगभग लगभग आप उसको 0 से भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं यहाँ तक कि हालांकि आपका आंसर 0 आएगा, आपका आंसर 0 आएगा, बट आप उसको मल्टीप्लाइड 1 से कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है ना, आप किसी भी डिजिट को वनजा मान सकते हैं। सिमिलरली हम डिवीजन में भी वनजा को मान सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या बचा दूंगी, यहाँ पर मैं 1 को बचा दूंगी और बाकी सबको, ये वाला क्योंकि सॉलिड है तो इसको मैं ओमिटेड लिख दूंगी। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट था, दिस इज 3 + ion एंड दिस इज एज द एक्वस सॉल्यूशन। स्क्वायर वाला ब्रैकेट्स डाल दीजिए बच्चों, दोनों भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। 3, ये 3OH है तो बच्चों ये चला जाएगा पावर में, ये हो गया आपको 3OH पावर, OH एक्वस और ये हो गया स्क्वायर में पावर। ठीक है, तो हमारे पास नीचे में कौन बचा बच्चों, हमारे पास नीचे में बचा Fe3 + एक्वस और यहाँ पर हमारे पास बचा OH एक्वस जिसकी पावर 3 थी और इसकी पावर कुछ भी नहीं थी। ठीक है, पावर कब चढ़ाते हैं, जब सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, जैसे कि कहाँ पे सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 3 था, हमने 3 को चढ़ा के दिखा दिया। अब हम ये लिख सकते हैं दिस इज ओमिटेड एज दिस इज सॉलिड, राइट डाउन FeOH thrice is omitted as it is solid. क्लियर, ये हमारा 4th नंबर। आ जाइए हम करते हैं नंबर 5th। I2 दिस इज सॉलिड फॉर्म बच्चों। 5F2 दिस इज gaseous form. Now 2IF5 and this is gaseous form। यानी कि हमको किसको किसको लेना है, हमको इसको लेना है, इसको लेना है और इसको ओमिट करना है। ठीक है, चलिए राइट डाउन KC = बच्चों पहले प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट लिख दीजिए IF5 एज इट इज गैसियस फॉर्म, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको सोशियोमेट्रिक रेशियो 2 चढ़ा दिया हमने। नीचे कौन बच गया, नीचे बच गया I2। ठीक है, और ये सॉलिड है तो इसको हमने लिख दिया सॉलिड। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे प्लस है और हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म रखा और ये F2 है बच्चों और इसको हमने चढ़ा दिया सोशियोमेट्रिक 5 और क्योंकि गैस था तो हमने गैस लिख दिया। क्लियर, नाउ इसको हटा दीजिए। अगले लाइन में आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, IF5 दिस इज गैसियस फॉर्म, देयरफॉर रेज़ टू पावर 2 अपॉन, ये हट गया बच्चों, आंसर आ रहा है F2 गैसियस फॉर्म, दिस इज रेज़ टू पावर 5, पॉजिटिव 5 है। राइट डाउन एस I2 is solid, it is omitted। चलिए हम चालू करें क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और अगर स्पेस रहा तो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए 6.5 बच्चों, है ना। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KC। लुक एट हियर बच्चों, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए है, कॉन्सेंट्रेशंस के लिए। कॉन्सेंट्रेशंस किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल इन द गिवन वॉल्यूम दैट इज 1 लीटर। ठीक है, चलिए for each of the following equilibria from the value of Kp. Kp is the constant equilibrium constant for partial pressure। क्लियर है, हमको दोनों का रिलेशनशिप मालूम है, Kp और Kc का रिलेशनशिप क्या है, आइए लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको लिख देते हैं बच्चों और जो दिया है हम उसको लिख देंगे। हमको यहाँ पर एक Kp की वैल्यू दी हुई है तो हम Kp की वैल्यू लिख देंगे। पहले हम अपना फॉर्मूला कर लेते हैं बच्चों। हमारा Kp का फॉर्मूला क्या है, Kp = Kc, ब्रैकेट में लिखिए RT और उसके बाद डेल्टा N। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला है ना। यहाँ तक आप लोग को समझा। R क्या है बच्चों, R एक गैस कांस्टेंट है और T इज द गिवन टेम्परेचर है। ठीक है, अब बात आती है डेल्टा एन की। डेल्टा एन में यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं। नाउ हमको Kp की वैल्यू दिया है बच्चों तो हम गिवन में आ जाते हैं वैल्यू ऑफ Kp।
दैट इज 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻²। ठीक है, टेम्परेचर भी हमको दे दिया है बच्चों 500 केल्विन। क्लियर? देखिए ये रहा हमारा टेम्परेचर और ये रहा हमारे पास में Kp की वैल्यू। क्लियर? और ये रहा हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला। तो आइए हम सबसे पहले अपना केमिकल इक्विलिब्रियम को लिखते हैं। हमारे पास में जो फॉर्मूला है 2NOCl। NOCl को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए? नाइट्रोसाइल क्लोराइड, है ना? यस और नो? नो, दिस इज 2NO। ये भी गैस है बच्चों, यानी कि होमोजीनस रिएक्शन है। ठीक है ना? अब हम एक काम करते हैं, हम फाइंड करते हैं डेल्टा एन की वैल्यू। डेल्टा एन क्या होता है, आइए हम लिख देते हैं बच्चों। डेल्टा एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हमको नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे मिलेंगे, हम अपने केसी के फॉर्मूला से टैली करते आ जाइए। हम हमेशा प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं, देयरफॉर NO2। ये हमारे पास 2 हो गया बच्चों, साथ में हमारे पास क्लोरीन का हो गया 1। गैस को गैस लिखती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में न्यूमरेटर में कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल रहा है डेल्टा एन इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमको कितना मिला, डेल्टा एन इक्वल्स टू, सॉरी एन इक्वल्स टू 3 बोलेंगे इसको, हमने एन इक्वल्स टू हमको 3 मिल गया। ठीक है, हमको डेनोमिनेटर में कौन था, रिएक्टेंट का फाइंड करना था। रिएक्टेंट का हमको कितना मिल रहा है, चेक करते हैं, ओनली 2। ठीक है, तो अब अगर हमको डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 3 को विच 3, जो डिग्रीज थे हमारे कॉन्सेंट्रेशन की, सोशियोमेट्रिक डिग्रीज, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिग्रीज। सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, जैसे आपने लिख दिया 3HCl, तो ये जो 3 है ना, ये इस HCl का सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको कोएफिशिएंट काफी अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, कोएफिशिएंट्स को ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिया है और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिया है इसमें रजिस्टर। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऊपर में n इक्वल्स टू 3 था और नीचे में n इक्वल्स टू 2 था। तो हमारे पास में बच्चों डेल्टा n की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा n की वैल्यू आ जाती है 3 - 1 इक्वल्स, सॉरी 3 - 2 इक्वल्स टू 1। लुक इट हियर, ये वाला 2, ये वाला 2 हो गया और ये वाला 2 + 1 बिकम, यहाँ पे 1 था, 2 + 1 बिकम 3, यानी कि हमको डेल्टा n की वैल्यू मिल गई 1। यहाँ पर हमको डेल्टा n की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। आ जाइए हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, काफी लंबी चौड़ी इसमें मात्रा लगती है बच्चों, डेसिमल 0.831 बार लीटर मोल -1 केल्विन -1। ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमको टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है, टेम्परेचर हमको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम हमारा फॉर्मूला पे आ जाते हैं। हमको बच्चों Kp की वैल्यू दिया है और हमको फाइंड करना है Kc की वैल्यू, तो हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। Kp की वैल्यू थी हमारे पास में 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻²। ठीक है, इक्वल्स टू, हमको Kc फाइंड करना है, हमने Kc को लिख लिया और कांस्टेंट R कांस्टेंट कितना है 0.831। बच्चों मैं इसकी अभी यूनिट्स को नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इसका अभी इस यूनिट को नहीं लिख रही हूँ, यूनिट को मैं लास्ट में आप लोग को काट के बताऊंगी, काटने के समय लिख लूंगी। ओके, देन हमारे पास में टेम्परेचर T का कितना हो गया बच्चों, केल्विन हो गया 500 केल्विन। ठीक है, लिख लेते क्या यूनिट, चलिए लिख ही लेते हैं, काटने में आसानी हो जाती है। दिस इज बार लीटर मोल, डेनोमिनेटर में मोल है बच्चों, है ना, -1 था ना, देयरफॉर डेनोमिनेटर मोल और डेनोमिनेटर में केल्विन, क्योंकि ये भी -1 था। चलिए मल्टीप्लाइड हमारे पास में कौन है, टेम्परेचर है 500 केल्विन।
लुक इट हियर, मैंने इसे इमीडिएटली इंस्टेंटली क्यों लिखा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया है, ठीक है, ओके। और तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेनोमिनेटर में, आप लोगों को कुछ डेनोमिनेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब एक काम करेंगे, केसी के मल्टीपल्स जो रहता है ना, वो हमेशा केसी जहाँ पे रखा जाएगा वो डेनोमिनेटर बन जाता है। तो मैंने जब केसी को यहाँ पे रखा ना बच्चों, तो केसी का जो मल्टीपल्स था, जो केसी के साथ था, वो केसी के डेनोमिनेटर में चला गया। देयरफॉर 0831 मल्टीप्लाइड 500, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे बच गया लीटर अपॉन मोल, ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास में Kp की वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻², क्योंकि 10⁻⁻² है और इसके भी वैल्यूज पॉजिटिवली रहेंगे, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं। Kc इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, इसके सारे डेसिमल्स को हटाने के लिए ऊपर ले जाके मल्टीप्लाइड कर दिया, ये हो गया 1 0 0 0 0, यानी कितने डेसिमल हो गए यहाँ पे, या कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बच्चों 10⁻⁴ और मैंने यहाँ से उड़ा दिया डेसिमल। लुक इट हियर, ये मुझे मिल गया 831। जनरली लोग 1 को नहीं लेते, तो अपन भी एक काम करते, 1 को भी हटा लेते, एक 0 को हटा लेते और हम इसको पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से हमारा डेसिमल उड़ गया, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में यहाँ पर है 500, ठीक है। 500 के साथ में क्या है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ में 10⁻² है, ठीक है। ये वाली 0 0 को 10⁻² बना दिया मैंने, और साथ में ऊपर में जो 10⁻² थी उसको नीचे ला दिया मैंने, या फिर यहीं पे माइनस में रहने दिया, ऊपर में जब इसको ऊपर ले जाएंगे तब उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक काम कर दिया मैंने, 10⁻⁻² यहाँ लिख दिया। अब ये वाला डेसिमल को हटा लिया, ये हो गया 1 हो गया, इसका एक डेसिमल हटा के मैंने मल्टीप्लाई 10 कर दिया। अब टोटल चेक करिए हमारे पास 10 की पावर कितनी हो गए और नॉर्मल डिजिट्स कितने हो गए। ऐसे करके सॉल्व करने में आप लोग को काफ़ी आसानी होगा। यहाँ पर हमारे पास 83 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, आइए 83 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो मैं एक काम करती हूँ, 5 को किसी एक 10 से काट लूँगी, तो मुझे यहाँ पर डिजिट मिलेगा, नहीं छोड़िए, 83 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 3 ज़ा 15 कैरीज 1, 5 8 ज़ा 40 + 1 41, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 415 मल्टीप्लाइड, ये सारे 10 है, ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 1। मैंने इसको ऊपर पहुंचा दिया बच्चों, आ गया 10 के पास में, पहले से 3 पॉजिटिव था, ठीक है, एक -2 था, ठीक है, और अभी और एक 3 आ गया, दैट इज -3। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 10 की पावर चेक करिए, हमारे पास 10 की पावर हो जाती है बच्चों 3 में से 3 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचती है -2, 10 की पावर -2। आइए केसी का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, केसी का वैल्यू हमको मिल रहा है 18/415 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -2, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये रहा हमारा 18 और ये रहा हमारा डिवीजन 415, ठीक है। चलिए हमने एक डेसिमल लिया बच्चों और एक 0 लिया और एक 0 लिया और एक 0 लिया और चेक किया, ये 400 है, ये 1800 है, यानी ये 4 के आसपास है। चलिए 4 5 20 कैरीज 2, 4 1 4 6, देयर इज नो कैरी, 4 4 16, 0 4 दैट इज 1, आस्कर 0, यहाँ पे आ गया बच्चों 3 ठीक है, 3 5 15 कैरी इज 1, ओके, 3 1 3 + 1 4, ठीक है, 3 4 12, दैट इज 12। आई दिस इज 5, दिस इज 9 - 4 इज 5 एंड दिस इज 155, ओके, आस्कर 0 नॉट रिक्वायर्ड। अब हमारे पास में यहाँ पर ये डिजिट मिल गया, हमने इसको लिख दिया बच्चों KC इक्वल्स टू डेसिमल 043 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻², ठीक है। अब आप बताइए इसको हमको क्या करना है, सिग्निफिकेंट वैल्यू बनाना है। सिग्निफिकेंट वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि डेसिमल्स को अगर उस साइड ले जाना है, यानी कि यहाँ पे इसकी पावर को कम करना चाहिए। चलो दूसरे तरीके से अगर लिखूंगी तो मैं क्या हो गया बच्चों, D043 अपॉन ये वाला नीचे चला गया तो ये हो गया 100, है ना। अब क्या होता है, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, यानी कि आपके पास में यहाँ पर इसकी पावर नेचुरली बढ़नी चाहिए, है ना।
बढ़नी चाहिए, इट मीन्स कम होनी चाहिए, क्योंकि माइनस फॉर्मूला में जा रहा है, यानी कि ये वाली डिजिट बढ़नी चाहिए। हम नंबर लाइन में निगेटिव जोन पे ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास आना चाहिए बच्चों 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻², यहाँ पे 2 था क्योंकि मैंने 2 नंबर के बाद में डेसिमल किया, तो ये हो गया मेरे पास आंसर -4। आइए अब हम यूनिट देखते हैं, हमारे पास यूनिट में क्या क्या बचा था। हमारे पास यूनिट में बचा था बच्चों लीटर अपॉन मोल। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं। देखो ये लीटर अपॉन मोल है और नेचुरल सी बात है, अगर ये ऊपर में न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर। क्लियर? चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया। हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 CaCO3 वाला। राइट डाउन दिस वन, लिख लीजिए इसे। चलिए मैं इरेज, हमको Kp की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया बच्चों। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और Kp की वैल्यू हमको ये दिया है, साथ में टेम्परेचर दिया है। तो पहले मैं Kp की वैल्यू लिखती हूँ बच्चों। Kp की वैल्यू हमको दिया है 167 और टेम्परेचर दिया है 10, टेम्परेचर इक्वल्स टू 1073 केल्विन। ठीक है, ठीक है, ओके। हमको एज यूजुअल डेल्टा एन पहले फाइंड करना है, ठीक है। डेल्टा एन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। राइट डाउन। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं इसका, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये हो गया बच्चों प्रोडक्ट का CaOS, दिस इज ओमिटेड है बच्चों, ठीक है। हाँ मैं इसको अभी हटाने वाली हूँ इक्वल्स टू में डाल के, सॉरी, CO2, दिस इज फॉर गैस, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है CaCO3, तो ये भी ओमिटेड हो गया क्योंकि ये भी सॉलिड है। यानी कि हमारे पास Kc की फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास Kc का इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला आ रहा है सिर्फ CO2 गैस, वो भी 1, वो भी कौन सी कंडीशन में 1, और यहाँ पे कौन आ रहा है, क्योंकि ये ओमिटेड है यानी कि 0 हो गया। तो डेल्टा एन कितना मिल गया हमको, डेल्टा एन हमको मिलता 1 - 0। मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया है डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स था, और बाकी ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स ओमिटेड है, यानी कि ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0 और 0 है। क्लियर है? चलिए ऐसा मत सोचिएगा कि टीचर यहाँ पे ये इसका 0 था तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ। रिमेंबर एक्सपोनेंस का रूल क्या बोलता है बच्चों, अगर a की पावर 2 है मल्टीप्लाइड a की पावर 0 है तो ये a की पावर हमेशा प्लस होते हैं, प्लस होते हैं। फॉरगेट बिल्कुल भी भूलना नहीं है, फॉरगेट डोंट फॉरगेट कहने जा रही थी बट फॉरगेट हो गया, सॉरी। और डोंट फॉरगेट भूलना भी बिल्कुल भी भूलना नहीं है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, अरे इसकी पावर तो 0 हो गई, इसको तो 1 लिख दो। नो, नॉट लाइक दिस, ओके। चलिए हमको डेल्टा एन की वैल्यू 1 मिल गई, यानी कि इसके ऊपर हमको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, हमको सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया Kp इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंड दिस। तो आइए हमको R का वैल्यू मालूम है, R का वैल्यू लिख लेते 0.081831 बार लीटर, मुझे याद करने में बड़ा टाइम लगा था इसे जब मैं छोटी थी, बार लीटर मोल -1 एंड केल्विन -1, ठीक है। चलो T का वैल्यू क्या है बच्चों, डायरेक्ट दे दिया है 1073 केल्विन। आइए हम Kp का फॉर्मूला रख लेते हैं। Kp में यहाँ पे हमको वैल्यू दिया हुआ है 167, है ना, दिस इज 167, तो Kp हो गया 167 इक्वल्स टू Kc हमको फाइंड करना है बच्चों, और RT की वैल्यू हमको दी है 0.0831। जनरली 1 को नहीं लिखते इसलिए मैं इस बार में ही पहली बार में हटा देती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, यूनिट लिख लेते हैं, बार लीटर अपॉन मोल और केल्विन का K, मल्टीप्लाइड बाय 1073 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए Kc को बाहर निकाल दिए, Kc का जो मल्टीपल था वो Kc के साथ नीचे आ गया, दैट इज 0.083 बार लीटर अपॉन मोल, ठीक है। और ये Kc के साथ में जो प्रोपोर्शन में था वो उसके साथ ऊपर आ गया, दैट इज 167। यहाँ पर कहीं पर भी हमको 10 की पावर वगैरह सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और साथ में हमारे पास में टेम्परेचर है यहाँ पर 1073, ठीक है।
ओके, तो हम इसको वेरी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए, इसको यहीं पे रखते हैं बच्चों, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 1073 मल्टीप्लाइड बाय 83। अब एक काम करते हैं ना, मैं इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर में 10 की पावर 3 लगा देती हूँ। मैंने इसका डेसिमल हटा दिया बच्चों। क्या किया मैंने यहाँ से ये वाला जो डेसिमल्स था ना हटा दिया। आप लोग को डेसिमल्स हटाना आता है कि नहीं आता है? ठीक है, एक चीज याद रखिए, यहाँ पर डेसिमल 083 था। अगर ये न्यूमरेटर है तो डेसिमल की जगह 1, बाकी नंबर्स की जगह 00। ठीक है, और अगर ये डेनोमिनेटर है ना बच्चों, तो इस डेसिमल की जगह ये 1, बाकी की जगह 00। ऐसा करना है, डेसिमल की जगह 1 रख दो, बाकी के जितने पीछे के नंबर उनकी जगह पे 0000 डालने का आदत डाल दो। चलिए, अब हम कर रहे हैं इसको 83 से मल्टीप्लाई। नाउ 3 3 are 9, 3 7 are 21, carries 2, 3 1 are 3। ठीक है, 8 3 are 24, carry is 2, 8 7 are 56 plus 2 58, 8 1 are 8। Add them। 8 9 5 0 1 6 7, ये 3 zeros था बच्चों, 1 2 3। नाउ दिस इज 8 9 0 5 9। आइए इसको डिवाइड करते हैं और केसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 6 7 0 0 0। चलिए, कितना नंबर है बच्चों? 1 6 7 0 0 दैट इज डिवाइडेड बाय 8 9 0 5 9। क्योंकि 8 है और ये 9 है, 89 यानी 90 के अप्रोक्सीमेट है, तो हम एक काम करते हैं, 8 2 जा 16 तो होता है बच्चों, लेकिन इस नंबर से हम नहीं कर पाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली 1 जा रख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में 8 9 0 5 9। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 1। नाउ हमने कैरी लिया है, यानी यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 5 इज 4। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर बच्चों 6 है, तो ये हो गया 16। ओके, 16 माइनस 9 फाइंड करना है हमको, दैट इज 7। और यहाँ पर है 15, 15 माइनस 5 है ना, यहाँ पर 15 है तो 15 माइनस 8 फाइंड करना है हमको, दैट इज 7। हमारे पास ये नंबर आ गया, हमने डेसिमल लगा दिए, 0 लगा दिए। अब ये 8 के आसपास है बच्चों, ये 7 के आसपास है, यानी कि ये हमारा या तो 6 आएगा या तो और तो या तो फिर 7 और 8 समथिंग कुछ आना चाहिए। ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करके देखते हैं। 8 9 0 5 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 56। नो, 8 से ट्राई करके देखते हैं। चलिए, 8 8 जा 64, इसके आसपास आना चाहिए। चलिए, 8 9 जा 72, कैरी इज 7 है ना, कैरी इज 7। ठीक है, 72 कैरी 7, 40 40 एंड 7 47। ओके, 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 8 जा 64, 64 प्लस 7 64 प्लस 7 is 71। इज इट 64, 6 प्लस 1, यस ठीक है। 7 7 1 2 4, राइट डाउन 7 1 2 4 7 2। ठीक है, अभी जो बाकी जो नंबर है बच्चों, अब आगे आप लोग कैरी ऑन करो। हमको ये 1.8 दो चीजें मिल गई। आइए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया डायरेक्टली 1.8। अब यहाँ पर हमारे पास में यूनिट कौन बचा था? यूनिट हमको नीचे में बचा था बच्चों लीटर अपॉन मोल, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.8 मोल लीटर माइनस 1। ठीक है, मोल ऊपर चला गया बच्चों रेसिप्रोकल होके, है ना, मोल ऊपर चला गया। ठीक है, और इसका यूनिट ये आ गया। ओके, चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.6। अब आई होप मैंने काफी इजीली कैलकुलेट करके आप लोग को बताया है और अच्छे से समझ में आया है। चलिए, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc equals to this at this temperature 6.3 multiplied 10 raised to power 40 at 1000 Kelvin. Okay, therefore nitric oxide this is ozone, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस इज ऑक्सीजन। ये सारे के सारे गैसेस से बच्चों और सभी के सभी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर?
Both the forward and reverse reaction in equilibrium are elementary biomolecular reaction. What is the Kc for the reverse reaction? आपको Kc for the reverse reaction find करना है. अब आप ये बताइए कि Kc और Kc डॉट का आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है. हमने जो रिवर्स इन्वर्सल प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था. देखिए अगर यहाँ पर आपने Kc लिखा है तो Kc क्या हो गया बच्चों? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. और उसके बाद हो जाता है बच्चों दिस इज रिएक्टेंट, ठीक है. और आपका रिएक्शन किस तरफ जा रहा था? यहाँ की तरफ जा रहा था. यहाँ पर आपके पास में रिएक्टेंट था और यहाँ पर आपके पास में प्रोडक्ट था, है ना. अब क्या हो रहा है? अब ये उल्टा जा रहा है, यानी कि ये कौन हो गया बच्चों? ये हो गया आपके लिए इस वक्त रिएक्टेंट और ये कौन हो गया इस वक्त आपके लिए प्रोडक्ट. फिर से एक बार, इस समय आपका इक्वेशन रिएक्शन किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जा रहा था. अभी क्या हो गया बच्चों? राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है. यानी कि Kc के साथ में इस Kc डॉट इस कंडीशन में जो एक्विलिब्रियम मिल रहा था वो हम Kc नोटिस कर रहे थे और इस कंडीशन में जो एक्विलिब्रियम मिल रहा था उसको हम Kc डॉट नोटिस कर रहे थे. कैसे हुआ बच्चों? ये हुआ Kc और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. इस समय पे ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्रोडक्ट और यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टेंट, है ना. तो ये Kc डॉट पढ़ रहे थे यानी कि रिएक्टेंट क्या हो गया? रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया. तो ये बन गया आपको रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट. यानी कि आपका Kc और Kc डॉट के बीच का रिलेशनशिप कैसा मिला? Kc और Kc डॉट के बीच का रिलेशनशिप आपको मिलता है इनवर्सली प्रोपोर्शन. दैट देयरफॉर Kc इक्वल्स टू 1 अपॉन Kc डॉट. तो अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है इस रिएक्शन के लिए, आपको Kc दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फाइंड करने क्या बोल रहा है? रिवर्स रिएक्शन पे Kc की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है. यानी कि आपका आंसर क्या आना चाहिए? वेरी सिंपली राइट डाउन Kc इक्वल्स टू 1 अपॉन Kc dot. Therefore for reverse reaction क्या होना चाहिए? ये वाला ऊपर चले जाना चाहिए और ये वाला नीचे आ जाना चाहिए. यानी कि Kc डॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन Kc हो गया. समझा कि नहीं समझा? चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं हम. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, एक ऑब्जेक्ट ऊपर आया. चलिए दूसरे तरीके से करते हैं. दिस इज योर A अपॉन B एंड दिस इज योर C अपॉन D. तो आप बोल सकते हैं कि D A की जगह जा सकता है. आप इसको AD लिख सकते हैं. यस आप लिख सकते हैं. किसी कंडीशन में क्या आप इसको D और इस साइड में आप A लिख सकते हैं? यस हम लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिख सकते हैं. देयरफॉर Kc की वैल्यू क्या होगी बच्चों? Kc की वैल्यू होती है 1 अपॉन Kc. तो हमने यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में उसकी वैल्यू लिख दी. और गिवन Kc कितना था हमारे पास में? Kc डॉट इज फॉर रिवर्स रिएक्शन और हमारे पास में वैल्यू थी 1 अपॉन 6.3 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴. आइए इसको सॉल्व करते हैं. आप क्या करेंगे बच्चों? आप इसको सबसे पहले जो 10 की पावर थी, जो 10 का था, ये सारा के सारा ऊपर चल के माइनस हो गया. तो ये हो गया बच्चों 10⁻⁻40. अब आप एक काम करेंगे, इस 1 को, आंसर को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इस 1 को 6.3 से डिवाइड करेंगे. मैंने इस डेसिमल को हटाया और इसके पास 0 पहुंचा दिया. तो एक काम करती हूँ, मैं इस 10 को 63 से डिवाइड करती हूँ. आस्क अ डेसिमल एंड ब्रिंग अ 0. एक 0 लिया है. दिस इज 1 जा 63. नाउ माइनस करिए. देयरफॉर 10 minus 3 is 7 and 9 minus 6 is 3. Ask a 0. 6 6 37. Sorry 36. 6 6 36. 36 यानी 3 6 18. No, this is 5 सा बच्चों. 5 3 15 and carry is 1. 5 6 30. 30 plus 1 31. ठीक है. This is 5. ये कितना आ रहा है? और ये 6 minus 1 is 55. ठीक है. ये हमारे पास डेसिमल 15 आ गया. दिस इज अवर डेसिमल 15. अब मैंने आप लोग को बताया है कि अगर मुझे डेसिमल को इधर लेके जाना है तो मुझे इसकी डिग्री बढ़ानी चाहिए, है ना. मुझे इसकी डिग्री बढ़ानी चाहिए. तो मेरा आंसर आता है 1.5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁵. और हमारे पास में इसकी कोई यूनिट है क्या? इसकी कोई यूनिट नहीं है. देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc. ठीक है. चलिए हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 6.7। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाते हैं ना बच्चों, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास में दो हम किसी केमिकल इक्वेशंस को लेते हैं, चलो हम यहाँ से इसी को ले लेते हैं, CaCO3 को ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कौन था बच्चों? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, है ना, CaCO3 था। ये क्योंकि सॉलिड था तो मैंने सॉलिड लिख दिया और मैंने इसको बना दिया हमारे स्क्वायर बॉक्स के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब दूसरा हमारे पास क्या हो रहा था? रिएक्टेंट कौन था? रिएक्टेंट भी सॉलिड था, तो ये हमारे पास में आ गया CaO, और क्योंकि ये सॉलिड था तो हमने इसको लिख दिया सॉलिड, ठीक है। सॉरी। और ये हमारे पास में गैस था तो हमने इसको लिख दिया, बट एक्चुअली में हमारे पास में Kc की वैल्यू ये नहीं लिखी जाती है, हमारे डायरेक्ट Kc की वैल्यू क्या लिखी जाती है? देयरफॉर Kc इक्वल्स टू 1/CO2। ये गैस था तो ये लिखा जाता है। व्हाई दिस? आपका सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि इसमें इस इक्वेशन में आपने सॉलिड को क्यों नहीं लिखा? ठीक है। क्या आप लोग डेंसिटी वर्ड पढ़े हैं? आइए, ड्यू टू डेंसिटी, इसका आंसर क्या है? ड्यू टू डेंसिटी इज कांस्टेंट। बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों। डेंसिटी कांस्टेंट होने के कारण हम सॉलिड और लिक्विड को इक्विलिब्रियम में नहीं लेते हैं। ठीक, हम किसी चीज को कॉन्सेंट्रेशन को जब लिखने जाते हैं, वापस से आ जाइए लेसन नंबर 1 में। लेसन नंबर 1 में कॉन्सेंट्रेशन जब लिखने जाते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन ए लिक्विड इन द गिवन वॉल्यूम, दैट इज 1 लीटर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के समय हम लिखते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स को ऐसे फाइंड करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मैं क्या करती हूँ बच्चों? इस मास को और इस वॉल्यूम को एक जगह रख देती हूँ। जैसे मैंने मास अपॉन वॉल्यूम का रखा, तो मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला है डेंसिटी। ये तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, ठीक है, ये 1 अपॉन मोलर मास हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हमको ये पता है कि किसी सब्सटेंस की स्पेशली जब वो लिक्विड है या स्पेशली जब वो सॉलिड है, कब प्योर, कब बच्चों? प्योर कंडीशन में जब वो लिक्विड और सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। और कोई भी कांस्टेंट को जनरली हम किसके इक्वल टू मानते हैं? जनरली कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 के इक्वल के आसपास लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एज द डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड, आस्किंग फॉर द प्योर बच्चों, रिमेंबर, आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूल मास इज आल्सो कांस्टेंट। यहाँ पर मोलर मास, यहाँ पर जो मोलर मास है वो भी उसका कांस्टेंट है। देयरफॉर ये पूरी जो वैल्यू होगी, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो गई फॉर द सॉलिड एंड द लिक्विड is known as equal to 1 or known as constant. Therefore their molar concentrations are also constant. उसके बाद में उसका सारा चीज ही कांस्टेंट में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हम उसको इक्विलिब्रियम में काउंट नहीं करते। तो राइट योर आंसर। और एग्जाम्पल देना है तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में एक बार फिर से हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक के क्वेश्चंस करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर सब्जेक्ट्स, enjoy your study.